भारतीय रेल देश के आम लोगों की गाड़ी रही है, लेकिन कई पैरामीटर्स पर भारतीय रेल में परेशानियां बढ़ चुकी हैं या फिर उनका समाधान नहीं निकाला जा रहा है। ओडिशा के बालासोर में भीषण रेल हादसे ने एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या आम लोगों की गाड़ी रेल समय की रफ्तार में पिछड़ रही है। क्या सारा फोकस ट्रेन को अमीरों के लिए सुविधाजनक बनाने में लगा हुआ है? क्या गरीबों और आम जनता के लिए ट्रेन की सुविधाएं हाशिए पर धकेल दी गई हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि CRIS से लिए गए हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारतीय रेल में आम लोगों की गाड़ियों को किस तरह से सुरक्षा मानकों के लिहाज से अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है। जो रेल का सीट का सिस्टम है उसकी संख्या है 26,02,82,278, जबकि इन सीटों पर यात्रा जिन यात्रियों ने की है वो 30,94,11,139 है। कुल सीटों के मुकाबले लगभग 19% ज्यादा यात्रियों ने ट्रैवल किया है। सुपरफास्ट ट्रेनों पर देखा जाए तो दबाव और भी ज्यादा है। 2022-23 में सुपरफास्ट ट्रेन में कुल सीटों की संख्या 26,14,55,644 थी, जबकि 32,60,67,462 लोगों ने इन पर सवारी की और सफर अपना पूरा किया। क्षमता से लगभग 25% ज्यादा यात्रियों ने इन ट्रेनों में सफर किया। पैसेंजर ट्रेन की बात की जाए तो 2022-23 में कुल 1,96,000 सीटों पर 91,059 लोगों ने यात्रा की और अनारक्षित यात्री यानी कि जिन यात्रियों ने रिजर्वेशन नहीं कराया उनका तो कोई आंकड़ा ही अवेलेबल नहीं है। रेलवे की सेफ्टी कैटेगरी ग्रुप सी में बड़े पैमाने पर पद खाली हैं। रेलवे का कहना है कि सेफ्टी कैटेगरी में कुल 9,59,529 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 7,76,762 ऑन रोल पद हैं। RTI के जवाब में रेलवे ने यह कहा है कि 1 अप्रैल 2022 तक सेफ्टी कैटेगरी में कुल 1,82,767 पद खाली पड़े थे। लंबे वक्त से इन पदों पर भर्तियां नहीं की गई हैं, यानी कि कर्मचारियों पर अतिरिक्त काम का दबाव है और इस दबाव को कम करने की कोई सुध नहीं ली जा रही है। पूरा का पूरा जो फोकस है वो कुछ पेट प्रोजेक्ट्स की तरफ रेलवे का दिख रहा है। गंभीर लैप्सेस जो है वो उभर कर सामने आए हैं और CAG की जो रिपोर्ट में चिंताएं जताई गई हैं कि डिरेलमेंट का जो ज़्यादातर जो है कमियां है वो किस वजह से हुई। कर्मचारियों पर अतिरिक्त जो है वो दबाव है काम का, भर्तियां नहीं की गई हैं और कहीं ना कहीं मेल ट्रेन्स और सुपरफास्ट ट्रेन्स जो है, पैसेंजर ट्रेन्स जो है उनके प्रति जो है उनकी सुविधाओं के प्रति जो है अनदेखी कही जा रही है या फिर बजट संबंधी जो समस्याएं हैं वो भी कही जा रही है। हमारे साथ बेहद ही प्रबुद्ध पैनल आज इस मसले पर चर्चा के लिए जुड़ चुका है। आइए पहले उनका स्ट्रेट टॉक में स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार से, आरा से हैं गुंजन सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। एक लंबे अंतराल के बाद स्ट्रेट टॉक से जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ गुजरात से जुड़ चुके हैं गिरीश जोशी, वरिष्ठ पत्रकार। गिरीश सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट टॉक में। और शुरुआत में गुंजन सर आपसे करना चाहूँगी कि बालासोर की जो त्रासदी है इसने फिर से हम सभी को झकझोर कर रख दिया है। इतनी भयंकर त्रासदी, इतनी लोगों की मौत और कुछ शवों की तो पहचान भी नहीं की जा सकी है। एक लापरवाही, अनदेखी या फिर जो फोकस है रेलवे का कहीं और, ये सब मिलाकर किस तरह की त्रासदी को निमंत्रण दे रहे हैं गुंजन सर? लेकिन नेहा, काफी कुछ तो आपने खुद ही कह दिया अपने इंट्रोडक्शन में ही। सारी वजहें, कर्मचारियों की कमी, उनके ऊपर काम का अतिरिक्त दबाव, कुछ एक चीजें हम उसमें जोड़ना चाहते हैं। वो मेरे जो अनुभव रहे हैं एक पत्रकार के तौर पर, हमने रेलवे की कम से कम 2 बड़ी दुर्घटनाओं को कवर किया। एक रफीगंज में हुई थी राजधानी एक्सप्रेस की, और एक पटना के पास फतुहा में हुई थी। तो ये घटनाएं हमने कवर की थी खुद, और हमने ये देखा था उसमें कि जांच टीमें, जांच कमेटीज बनती रहती हैं। वो सिर्फ एक आईवाश होता है हमेशा। वो एक टेम्पररी, जैसे कि 2 लाख का अनाउंसमेंट कर दिया मुआवजे का या 10 लाख का कर दिया किसी जान के बदले में जी, और
और एक जांच की घोषणा की। ये एक रिचुअल है, एक कर्म कांड है जो कर देती है सरकार हर दुर्घटना के बाद, लेकिन जो मूल वजहें हैं उन पर उंगली रखने की हिम्मत कोई नहीं करता। मूल वजहों में जैसे जो करप्शन है रेलवे में, कुछ बड़े लेवल पर, बड़े छोटे लेवल पर उतना नहीं है जितना कि बड़े लेवल पर है। जो दुर्घटना पटना के पास हुई थी जिसमें ट्रेन डिरेल हो गई थी, एक आरा और बक्सर के बीच हुई थी, दोनों घटनाओं में हमने यह देखा कि जो फिश प्लेट होती है उसमें 4 बोल्ट कसे जाते थे। 4 की जगह कहीं पर भी बहुत दूर तक, 1-8 किलोमीटर तक हम लोगों ने घूम करके जायजा लिया, जांच की, कहीं भी 4 बोल्ट नहीं थे, कहीं 1, कहीं 2, कहीं बहुत हुआ तो 3, सिर्फ 2-2 के भरोसे, और वो भी पूरी तरह से कसे हुए नहीं थे। भगवान भरोसे उनको देखने के बाद हादसे क्यों ज्यादा नहीं होते, यह आश्चर्य होता है, इतने कम हादसे क्यों होते हैं। तो एक तो वजह यह है कि जहां बोल्ट लगा सप्लाई करना है, 2 बोल्ट की जगह पर आज इसी सारे सामान में ये करप्शन है और वो आधा माल खा जाते हैं। दूसरा आप देखिएगा कि कर्मचारियों पर जो अतिरिक्त दबाव है वह तो है ही, अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हैं और उनकी जगह पर सारा कुछ आउटसोर्सिंग कर दे रहे हैं, बाहर के लोग, ठेकेदार। अब ठेकेदारों की हालत ये है कि आप इसको यूं जोड़ के देखिए कि बिहार से 3 रेल मंत्री हुए बारी बारी से, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और रामविलास पासवान जी। ये रामविलास पासवान को रेलवे मिनिस्टर फॉर हाजीपुर भी कहा जाता था। उन्होंने जितनी सारी योजनाएं शुरू की वो केंद्र में हाजीपुर ही रहता था और वहां पर लोगों की बहाली भर्ती कैसे हो है, जो भी बात तो रहे नहीं, वो तो क्या कहा जाए। लेकिन ये 3 रेल मंत्री रहे, इन तीनों के समय में रेलवे ठेकेदारों का एक गिरोह या कई 7-8 गिरोह हैं, ग्रुप हैं, जमातें हैं, आप जो भी आप उनको कह लीजिए, वो हजारों करोड़ का रेलवे में ठेकेदारी होती है और इसी की मारामारी, रेल मंत्रालय हो किसी के पास, किसी सरकार के पास, चाहे वो कांग्रेस की हो या दूसरे किसी पार्टी की हो, बीजेपी की हो, रेलवे की ठेकेदारी, रेलवे में आउटसोर्सिंग, ये सब और बड़े ठेके, ये बहुत बड़ा कारण बनते हैं भ्रष्टाचार का। अभी आपने देखा बिहार में भागलपुर में एक पुल ढह गया जी। भागलपुर से मुश्किल से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है राजमहल। राजमहल में मैंने देखा है कि 1573 का बनवाया हुआ पुल, राजा मान सिंह का बनाया हुआ पुल शहर में है, 3 खंभों पे टिका हुआ है, रेलवे का नहीं है, उस समय रेलवे नहीं होती थी, लेकिन उस पर आज भी ट्रक बस चलता है। लगभग 400 वर्ष से ज्यादा पुराना पुल हुआ, वो पुल अभी तक जिंदा है। और उसके बगल में बिहार सरकार का बनवाया हुआ 1980 में बनाया हुआ पुल 2005 में ढह गया। तो ये स्थिति है करप्शन के चलते। क्या कारण है कि 400 साल पुराना पुल जमा हुआ है, बरकरार है और ये स्थिति है। तो ये आप देखिए जो भी तो यही जी। हमारे साथ गिरीश जी भी बने हुए हैं, मैं उनसे भी समझना चाहूँगी कि आपने गुंजन जी को सुना और करप्शन को कहीं ना कहीं वो जो है वो प्रमुख वजह मानते हैं, लेकिन साथ साथ में जो भर्तियां कम कर दी गई हैं, बिल्कुल भर्ती नहीं हो रही। गिरीश सर, आपका क्या आकलन है? सीएजी की रिपोर्ट जो कहती है या फिर जो अन्य समस्याएं बनी हुई हैं कि दबाव कितना ज़्यादा है कर्मचारियों पर, पूरा आकलन आपके पास क्या है? इस हादसे से क्या हम कुछ सबक लेने की इस स्थिति में दिखते हैं? क्योंकि पहले जितने भी डिरेलमेंट के जो मामले सामने आ चुके हैं उन पर क्या जांच हुई, उस जांच के बाद किसको दोषी ठहराया गया, क्या कार्रवाई की गई, कुछ भी पब्लिक में नहीं आ पाता और ना ही इसका जो है गूढ़ एनालिसिस ही सामने निकल कर आ पाता है। गिरीश सर जी, पहले तो हम अगर ये 4-5 रिपोर्ट जो आए हैं उनके बारे में बात करेंगे तो सीएजी का रिपोर्ट 17 से 21 तक तो बहुत क्लियरली बता रहा है कि जो नॉन फंक्शनल फंडिंग्स हुए हैं, जहां पे इन्वेस्टमेंट करना था वहां हुआ नहीं है, उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट्स या उनको अपनी इमेज चमकाने के लिए जो पैसा इस्तेमाल हुआ था उसमें सबसे ज्यादा नुकसान ये हुआ। और वो पैसा कॉम्पेंसेट कहां से हो रहा था कि आपने 33% रिक्रूटमेंट ही बंद कर दिए। अगर आपके 3 लाख से ऊपर की जो वैकेंसीज हैं उसमें 1 लाख वैकेंसीज अगर आपकी सेफ्टी डिपार्टमेंट से हैं, और उससे भी बुरा क्या है कि ऑथोरिटेरियन जो इनका ये जो बिहेवियर है उसमें इन्होंने सेफ्टी कमिश्नर जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट चलता था और सिविल एविएशन और रेलवेज का कॉमन चलता था और ही हैड द पावर्स टू स्टॉप द ट्रेन एनीवेयर एट एनी टाइम। ये ऑथोरिटेरियन जो एटीट्यूड था उस चक्कर में इन्होंने सारी वो अथॉरिटीज को बिल्कुल एन्योल कर दिया जी। एक ये वजह है।
फिर जो साउथ वेस्टर्न का एक रिपोर्ट आया था जिसमें अभी एक्सीडेंट के बिल्कुल 24 घंटे के अंदर अंदर मैसूर में एक पायलट की लोको पायलट की अवेयरनेस की वजह से उतना ही बुरा एक्सीडेंट एवर्ट हो चुका जी। क्योंकि वो अलर्ट था कि सिस्टम में कहीं गड़बड़ है। और ये रिपोर्ट पहले से दिया जा चुका है कि आपकी सिस्टम्स जो है वो ठीक नहीं चल रही है। लेकिन अगर आपके ट्रैक इंस्पेक्टर्स नहीं है, अब वो सीएजी के रिपोर्ट में एक बहुत ही डेंजरस रिपोर्ट ये भी था कि इनके जो ट्रैक इंस्पेक्शन व्हीकल्स है वो कहीं पर तो 30% या 100% उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं है, वो कहीं पर पड़े हुए धूल खा रहे हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली आर वी डूइंग? तो अगर इसमें ये सारा डिस्कस तो हो चुका है रिपोर्ट का, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि बिकॉज इनकी इंटेंशंस बहुत पहले से यही थी कि इनको देश बेच देना, इनको प्राइवेटाइज कर देना। बहुत ही अफसोसनाक स्थिति भारतीय रेल की अगर मैं देखूं, आम लोगों की जो रेल कही जाती थी, गाड़ी कही जाती थी। गिरीश सर, मैं ये समझना चाहूँगी कि एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है जो कहती है कि ये सीएजी का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि जो कुल दुर्घटनाएं हुई इस तरह की डिरेलमेंट, इसमें से 63% ऐसे मामले हैं जिनकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो समय पर जो है सौंपी ही नहीं गई, और 49% ऐसे मामले हैं जो कि समय पर उसको एक्सेप्टेंस ही नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि अगर कुछ हादसा हो जाता है तो उनकी जांच जो है वो किस स्तर से, किस गंभीरता से की जाती है, और उस जांच का जो निष्कर्ष निकलता है उस पर भी कितनी गंभीरता जो है वो भारतीय रेल के अधिकारियों की तरफ से देखी जाती है। गिरीश सर, उस रिपोर्ट का निष्कर्ष तो यह है कि 10 में से 7 के तो रिपोर्ट आते ही नहीं है, क्योंकि वो जो इंक्वायरी बैठती है उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या बाइबल नहीं होता है कि उनको कितने टाइम में रिपोर्ट देना है। और जो चोर है वही चोरी की इंक्वायरी करता है। अभी जब आप 24 घंटा पहले बोल रहे थे कि हमने कल्प्रिट को ढूंढ लिया है, किसकी गलती थी, उसको सख्त सजा दी जाएगी, तो अब आप उसके सीबीआई की इंक्वायरी उस पर बिठा के क्या कर रहे हो? जो पकड़ा गया उसी को आप सजा दे दो। तो ये जो पब्लिक को ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बिल्कुल मतलब हर वक्त आप देखिए जब भी कोई हादसा हो जाता है तो 24 घंटे के अंदर और कोई उसको मुद्दा लेके उसको माइंड डाइवर्ट करवा देते हैं। अब ट्रेनें चालू हो गई, अब पैसेंजर शुक्रिया मना रहे हैं, मोदी जी की वाह वाह कर रहे हैं। अभी वो पैसेंजर जो 30 ट्रेनें जो कैंसिल हो गई थी अब वो उसका शेड्यूल दिखा रहे हैं। तो ये होगा कि वो जब तक पब्लिक को रियल मैसेज नहीं मिलेगा तब तक यही चलता रहेगा। रेलवे बोर्ड ने वैकेंसी पे तो 2018 से ऑब्जेक्शन उठाया हुआ है। पीजी वेंकटेश जो इनके कमिश्नर थे उन्होंने तो काफी कुछ रिपोर्ट दिए थे, लेकिन क्योंकि वो बीजेपी से ही थे और 60% उसमें जो बोर्ड में ये थे, तो पावर छीन लिए जाने के बाद भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया कमिश्नर सेफ्टी की तरफ से। और राज्यसभा में भी ये मैटर उठ चुकी है अनएम्प्लॉयमेंट की कि 3 लाख जो पोस्ट खाली है उसमें से सबसे बड़ा जो मैंने बताया कि अगर सिक्योरिटी और सेफ्टी के बोर्ड पे ही 1 लाख आदमी नहीं है तो इसका सुपरविजन कौन करेगा? जी, तो ऐसे मामलों में जब लैप्सेस होंगे तो सीबीआई भी उसमें क्या कर लेगी? बड़ा सवाल ये है कि अगर सीबीआई जांच की बात की जा रही रेल मंत्री के, तो इसका क्या आधार, इसका तुक क्या है? गुंजन सर, मैं ये समझना चाहूँगी कि पहले भारतीय रेल का जो बजट था वो अलग से आता था, फिर इस बजट को यूनियन बजट के साथ जो है मिला दिया गया। कहीं ना कहीं जो पैसा है और बजट का जो आवंटन है, ये क्या अभी भी जो है एक बड़ी चिंता का विषय है? क्योंकि जब निजीकरण की बात आती है तो पैसे का भी रोना रोया जाता है मंत्रालय की तरफ से कि पैसा नहीं है, इसलिए जो है हम आधुनिकीकरण या फिर जो पैसेंजर्स की सुविधाएं हैं इसका पूरी तरह से ख्याल नहीं रख पाते। आपको क्या लगता है? अभी जो आप बात कर रहे थे सीबीआई जांच की प्रजा, तो हम उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। जी जी जी। कि सीबीआई को लेके एक गजब किस्म का खौवा या भ्रम बना हुआ है लोगों के मन में, सरकार के द्वारा भी खड़ा किया गया है। सीबीआई में वही लोग जाते हैं जो बिहार पुलिस में या उत्तर प्रदेश पुलिस में होते हैं, वहां से डिप्यूटेशन में जाते हैं, आते हैं, करते हैं काम। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि डिफरेंट राज्यों के जो डीजी हैं वही उसके डायरेक्टर हुए या उसी के लिए झंझट तमाम तरह के होते रहे हैं। तो सीबीआई कोई आसमान से उतरी हुई या कोई अलग किस्म की संस्था नहीं है जो कि कहीं बाहर से है। यही लोग हैं, यही स्टेट पुलिस के लोग उसमें जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली अपॉइंट होते हैं। दूसरी बात यह है कि यह आम धारणा बनी हुई है कि सीबीआई को जांच देने का मतलब है उसको कताल खाते में डाल देना। वो सीबीआई आती है, 4 बार आगे पीछे न्यूज बनता है, खबर होती है, लेकिन जांच गताल खाते में चली जाती है। अक्सर ऐसा ही होता है। सीबीआई कभी भी, रेयरली ऐसा होता है कि वो अपनी जांच रिपोर्ट जल्द दे दे। उसके ऊपर भी कोई बाध्यता नहीं है कि हमको समय पर जांच रिपोर्ट सबमिट करनी। एक तो यह तब तो अक्सर आपने सुना होगा कि
अदालतों में कर दिया। खैर, अब दूसरी बात पर आते हैं जो आप कह रही थी कि रेल मंत्रालय, एक वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय, ये तीन सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय माने जाते हैं। इसमें रेलवे का जो बजट होता था वो सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट एक बजट हुआ करता था और अलग से पेश किया जाता था। बाद में बेहतर नियंत्रण के हिसाब से कि सरकार का या मुख्य प्रधानमंत्री का उस पर पूरा नियंत्रण रहे, उसको उसमें मर्ज कर दिया गया। अब अलग से रेलवे बजट नहीं पेश, अलग से उस पर कोई बहस बातचीत भी नहीं होती। पहले जब अलग से रेलवे बजट पेश होता था तो उसके अलग अलग आयामों पर, डिफरेंट डायमेंशंस पर विवेचना होती थी, विश्लेषण होता था कि इसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ। कई सारी चीजें हैं जो कि चुपचाप से हो जाती हैं, उस पर कोई बातचीत तक नहीं होती। जैसे एक सीनियर सिटीजन्स की सुविधा थी, बहुत सारे दूसरे समुदाय थे, उनको सुविधा दी जाती थी, कंसेशन जिसका इसमें था रेलवे में, वो सारा खत्म धीरे कर दिया गया। पहले कोरोना के नाम पर, फिर बाद में वो यूं ही प्रैक्टिस में आ गया। आपको नहीं, बिल्कुल ये पैसे का जो डाइवर्सन है, जो स्टाफ को सैलरी मिलनी चाहिए वो देने का पैसा नहीं है, मेंटेनेंस का पैसा नहीं है, क्योंकि हमको वो अपने दूसरे लोक लुभावन कामों में खर्च करना है, ये है। और उसकी कोई जवाबदेही, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये घटना भागलपुर की जो दुर्घटना हुई है, पुल ढह गया है, 1700 करोड़ चले गए पानी में, चाहे वो सवाल हो, वो घटना हो, या फिर ये 300 लोग जो मारे गए इनका सवाल हो, कहीं पर भी यह किसी भी, आपको याद होगा गुजरात में जो घटना हुई थी जिसमें ब्रिज टूट गया और उस पर बहुत सारे लोग, काफी लोग मारे गए जी। तो इसमें आप देखिए कहीं भी वोटिंग पैटर्न पर इन घटनाओं का कोई असर नहीं होता है। अपने देश में कभी भी हमने चुनाव के समय नहीं सुना कि पर्यावरण का कोई मुद्दा या लोगों की रक्षा का कोई मुद्दा या स्त्रियों की अस्मिता का कोई मुद्दा, जो पहलवान जो धरने पर बैठे हुए उनका कोई मुद्दा, ये के लिए एक वोटिंग डिसाइड करने का वो मुद्दा नहीं बनता। इसलिए सरकारें चाहे किसी की भी हो, वो निश्चिंत रह सकती है। कुछ घटना है, कुछ दिन के दीपापोती कर दो, बाद में बात खत्म। बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है भारतीय व्यवस्था की कि यहाँ पर जांच जो शुरू की जाती है किसी भी गंभीर हादसे पर, किसी भी त्रासदी पर, आखिर उसका क्या अंजाम होता है, क्यों उस पर जो है चर्चा नहीं होती, क्यों उन्हें सार्वजनिक तक नहीं किया जाता है। गिरीश सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि अब जब हमने इतनी बड़ी तादाद में अपने लोगों को खो दिया है और जाँचों का जो पिछले मामले हैं उनमें जाँच का जो हाल रहा है, क्या आपको लगता है कि इससे सरकार कुछ सीखने के मूड में नजर आती है, कुछ बदलाव शायद इस हादसे से अब सामने आएगा? नहीं मियां जी, गुंजन साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी, वो बिल्कुल सही है कि पब्लिक को ये सब मुद्दे, वो आप समझ लो साल भर भी नहीं हुआ है, कोरोना में जो लोग मरे हम लोगों ने देखा उनकी क्या हालत हो गई, लाशों की क्या हुई, आज उसको कौन डिस्कस कर रहा है? तो ये हर पार्टी हिंदुस्तान में उसका ये खुश नसीब है कि हम लोग फिर 15-20 दिन के बाद भूल जाते हैं। आज अडानी भी हम भूल गए, हिंडनबर्ग भी भूल गए, इकोनॉमिकल पोजीशन इतनी खराब हो गई है, अगर वर्ल्ड रिसेशन सामने हमारे खड़ा है उसके लिए हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। और अगर राहुल जी उसको बोलते हैं तो वो देशद्रोह कर रहे हैं, वो बता नहीं रहे गलत। उन्होंने कोरोना में भी तो वार्निंग दी थी। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो सीरियस इश्यूज हैं उसके लिए एक थिंक टैंक कॉमन होना चाहिए। आज जैसे हम लोग फॉरेन में उनके सुन रहे थे जो दूसरे व्यूज में कि वहां पे तो यू कैन वॉक इनटू द मिनिस्ट्री, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप एमपी से बात कर सकते हैं, वहां पे नॉर्मल सीआईएसएफ की जैसे हमारी एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी होती है, आप वॉक इन करो, क्योंकि डेमोक्रेसी में वी आर सपोज टू आस्क द क्वेश्चंस। तो जब बेसिक्स ही खत्म हो रहे हैं, रेलवे मिनिस्ट्री खत्म हो गई, बजट खत्म हो गया, और इतने हद तक तो ये जोल चल रहा है कि पीएम केयर फंड में करोड़ों रुपया आ गया, वो बोलते हैं इसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर इतने झूठ पे ये देश चलता रहेगा तो आप सच्चाई की लड़ाई कब तक लड़ोगे? आप समझ लो भगत सिंह है, किसी दिन फांसी चढ़ जाओगे, आजादी तो जब मिलनी होगी तब मिलेगी। जी, एक पूरा फोकस मुझे लगता है, गुंजन सर से मैं समझना चाहूंगी और फिर मैं गिरीश सर के पास भी आऊंगी। एक पूरा का पूरा फोकस जो ऐसा दिखता है कि रेलवे का आधुनिकीकरण, बुलेट ट्रेन की बात की जाती है, वंदे भारत की बात की जाती है, एक चमचमाती तस्वीर प्रस्तुत करने की बात की जाती है, लेकिन जो यात्रियों की सुरक्षा है या फिर एक बिल्कुल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास गरीबों की जो सुरक्षा है, उनकी जो सुविधा है, कहीं ना कहीं इससे जो फोकस है वो हटा हुआ नजर आता है। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का आखिर देश की जनता क्या करेगी जब सुरक्षा ही जो है वो सुनिश्चित नहीं हो पा रही? गुंजन सर।
देखिए, देश की जनता क्या करेगी, या तो हम लोग पिछले इस 35 बरस से देखते आ रहे हैं, कोई जनता कुछ नहीं करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आपको बल्कि यह कहेंगे कि जो बातें हम लोग हमेशा रिपीट करते आ रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए कोई ऐसा पत्रकार भी बिठाइए, भले फीस वीस दे करके, जो कम से कम सरकार का समर्थन भी करे। क्योंकि गिरीश जी भी वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं, जो आप कह रही हैं। लेकिन सरकारी जो पक्ष है, हमको लगता है कि वो लोग जल्दी लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ गुंजन सर, मेरी कोशिश होती है कि बीजेपी की तरफ से या फिर केंद्र की सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आए, लेकिन ज्यादातर मसलों पर वो आनाकानी करते हैं या फिर हिचकिचाहट रखते हैं या फिर व्यवस्था का बहाना बनाते हैं। वो आने से कतराते हैं कि यहाँ पर जो है इस मंच पर उनको सवालों का सामना करना पड़ता है। तो हो सकता है कि इस वजह से यहाँ पर वो हिचकिचाहट रखते हैं आने के लिए। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं निष्पक्ष तस्वीर जो है अपने दर्शकों के लिए प्रस्तुत करूँ, लेकिन कुछ मजबूरियाँ, कुछ लिमिटेशन इस तरह से सामने आते रहते हैं। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जब आती है तो ये कहा जाता है कि जो भारतीय रेल है वो चमचमा रही है, इसको हर सेक्टर में जो है वंदे भारत जो है उसको हरी झंडी दिखाई जा रही है। लेकिन फिर भी जो गंभीर पत्रकार होने के नाते जो गंभीर बातें, जो आम लोगों की बातें, आम लोगों की जो समस्या है, उन पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। गुंजन सर, सही कहा आपने, समस्याएं तो हैं और बहुत पुरानी समस्याएं हैं, कोई नई बात नहीं है। सिर्फ चेहरे बदलते हैं, बाकी सिस्टम वैसे ही काम करता है। चूंकि जनता में सतर्कता और जागृति नहीं है, जब तक लोग खड़े नहीं होंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, इंदिरा गांधी से लेकर के अभी तक का आपने देखा। दिक्कत क्या है कि भारत एक ऐसा देश है, एक ऐसी मानसिकता है जो अभी तक, जिसने अभी जो प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था या सोच होती है, भले हम क्लेम कर लें कि हमारे यहाँ 5000 साल या 3000 साल पहले गणतंत्र था, लेकिन उसकी व्यवस्था जिस ढंग से होनी चाहिए, जनता के मन में जो जागृति की जरूरत होती है, वो हम नहीं कर पाए हैं। और हमेशा भारतीय मानस को, जैसा राजेंद्र माथुर साहब ने लिखा भी था, कि हमेशा एक चक्रवर्ती की तलाश रहती है। उसको एक चक्रवर्ती राजा चाहिए, चाहे वो नेहरू हो या गांधी हो या इंदिरा हो या मोदी हो। ये सब के सब अपने अपने समय के चक्रवर्ती हैं। और ये हम समझते हैं कि काफी बड़ा दुर्भाग्य है प्रजातंत्र के लिए कि कहने को हम प्रजातंत्र हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम एक राजतंत्र जैसी स्थिति में ही उसी सोच में रहते हैं। गिरीश सर हमारे साथ है। गिरीश सर, मैं ये समझना चाहूँगी कि एक स्टेटमेंट राहुल गांधी की आई है, यूएस में वो है इस वक्त, और ये कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट का ये एक तरीका हो गया कि कुछ भी है वो कार चला रहे हैं, लेकिन जो रेयर व्यू है, रेयर मिरर में उसको देख रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो किसी भी हादसे के लिए ब्रिटिश को जो है कसूरवार नहीं ठहराती थी, लेकिन मौजूदा सरकार किसी भी हादसे पर या फिर किसी भी समस्या पर कांग्रेस की सरकारों को दोषी ठहराती है। इस पर आप क्या कहेंगे? वो एक डिफरेंट टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, वहां पे ये तो अब एटीट्यूड जो है वो तो पब्लिक भी समझने लग गई है। देखिए, जब तक परेशानी मेरे घर तक नहीं आती है तो ये हमारी सोच होती है। एक्सीडेंट हो जाता है तो 20 लोग खड़े हैं, वो बोलेंगे अरे भाई इनको कोई उठाओ, इनको कोई दवाई कराओ, वो खुद नहीं करेगा। तो ये जो हमारी मानसिकता है, इसमें से जब तक मेरे पे तक दिक्कत नहीं आएगी तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अब वो पब्लिक समझने लगी। अनएम्प्लॉयमेंट है, समझ में आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग नहीं है। आपने इतने रूल्स बना दिए, जीएसटी की वजह से कितने स्मॉल बिजनेसमैन लेविश हो गए, आपको नहीं पता है। तो ये जो सारा सिस्टम सब परकोलेट होके नीचे जब दिक्कतें आने लगी है तो पब्लिक अब बोलने लगी। मेरे को गैस का सिलेंडर महंगा पड़ रहा है, मेरे को जो चीजें मिल रही हैं, मैं एक छोटी सी चीज पे भी मैं जीएसटी दे रहा हूँ, सप्लाईज नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो मीडिया में बहुत कम रिपोर्ट आया, शायद आपके व्यूअर्स के लिए, कि जो पुराने रेलवे के डिब्बे थे इनको इन्होंने पूरे बंद करके इसको गुड्स में कन्वर्ट कर दिए। और आज अगर कन्याकुमारी से कश्मीर तक गुड्स भेजना है तो रेलवे हैज बिकम द बिगेस्ट कुरियर। तो इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट पे भी बहुत बड़ा धक्का लगने लगा है, द पीपल नो। लेकिन क्योंकि वो रीजनल है और वो एक्यूमुलेटेड नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अभी रेलवे खुद बुकिंग कर रहा है, तो इन्होंने वो प्राइवेटाइज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके सबको दे रहे हैं, आएंगे वही कुरियर। तो ये जो सिस्टम चुपचाप जो चल रही है वो अगर हमारे ध्यान में नहीं आएगी तो आगे शायद हमारे लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो सकती। जी, एक मन में प्रश्न ये भी उठ रहा है, गुंजन सर से मैं समझना चाहूंगी कि एक जवाबदेही
जब ऐसे आमतौर पर ऐसे हादसे पहले होते थे तो एक जवाबदेही दिखती थी, मंत्री की दिखती थी, अधिकारियों की दिखती थी। लेकिन आज के दौर में जब विपक्ष कहता है कि रेल मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, तो बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं कि क्या रेल मंत्री खुद ट्रेन चला रहे थे या फिर खुद वो उस विभाग में काम कर रहे थे, उनकी गलती से हुआ, इस तरह की जो है बातें सामने रखी जाती है। तो ये जवाबदेही कैसे सिरे से इनकार किया जा सकता है गुंजन सर? जब जवाबदेही तय करने की बात है तो बहुत वेग हो जाता है कि जवाबदेही किसकी है, जांच पड़ताल के बाद। जाहिर सी बात है कि रेल मंत्री रेल नहीं चलाता, लेकिन रेल मंत्री नियुक्तियों के लिए, खाली पदों को भरने के लिए या पदों के खाली रह जाने के लिए तो जिम्मेवार है ही। प्राइवेटाइजेशन के लिए प्रधानमंत्री जवाबदेह है ही, उसके लिए कोई जांच की तो जरूरत है नहीं। जहां किसी जांच की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, वहां भी जब हम तय नहीं कर पाते कि हमको क्या करना है या कैसे, जैसे आप देखिए ना ब्रजभूषण शरण सिंह, यहाँ तो जवाबदेही तय करने की बात नहीं है, ये तो आरोपों की जांच की बात है। और आज 6 महीने से वो लड़कियां, वो पहलवान, नामी गिरामी सब बैठी हुई और अंत में उन्होंने मालूम हुआ आज की वो उठ गई धरने पर से साक्षी मलिक। क्या करें, तक बैठे। तो स्थितियां ये हैं कि आप सब कुछ जानते हुए भी लोग चुप हैं। ये मंदिर बन रहा है, अगले साल चुनाव के पहले मंदिर बन जाएगा। लोग मरे हैं तो क्या हुआ, जाएंगे अपना स्वर्ग लोक में जाएंगे जी। यहाँ तो ये सरकार की सोच यही है जी। गिरीश सर, मैं आपसे भी इसी प्रश्न पर उत्तर चाहूंगी कि आखिर जवाबदेही क्यों, ऐसा कहा जाता है कि इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, रेल मंत्री का इस्तीफा क्यों मांग रहा है विपक्ष? आपके जो सो कॉल्ड आपके पेरोल पे जो मीडिया है, उन्होंने तो 6 घंटे के अंदर ही वो राजनीति करना शुरू कर दी थी कि वो जो एक्सीडेंट हुआ वहां पे नजदीक में मस्जिद थी, अभी आप लोग समझदार हो। कौन करता है, शुरुआत किसने करी? अब आप वहां फिर थोड़ी देर के बाद उसका फैक्ट चेक आ रहा है कि नहीं वो तो इस्कॉन का मंदिर है, वहां पे तो पुलिस वाले ऑफ ड्यूटी सो रहे थे। तो हु इज ट्राइंग टू डाइवर्ट, आप समझ रहे हैं? तो इसमें ये तो होगा ही, अगर आप करोगे। फिर एक मुस्लिम समाज का भी वीडियो आ गया कि वहां पे ये समाज वाले पहुंच गए थे, सबको खाना पहुंचा रहे थे। हम लोग अपनी पॉलिटिक्स ही चमकाते रहेंगे सबकी लाशों पे। वो किसी ने नहीं दिखाया कि एक 55 साल का बुढ़ा बेचारा अपने इकलौते बच्चे की लाश ढूंढ रहा है। उसको सोशल मीडिया ने थोड़ा बहुत दिखाया, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया। तो आपका काम ये था कि आप वहां पे आदमियों की लाशें दिखाते, उनका आइडेंटिफिकेशन दिखा, ताकि उनके घर वालों को पता चले कि वो कहाँ है। वो सोशल हेल्प किसी ने नहीं करी है वहां पर, लेकिन अब सब चमकाने के लिए पहुंच गए। हमारी संस्था गई थी, हमारा संघ गया था, हम ये किया, हमने वो किया, हमने 600 बोतलें खून की इकट्ठा कर ली। वो तो वैसे भी हॉस्पिटल के सिस्टम्स में वहां पे हो ही जाता। तो ये जब तक हमारी मेंटालिटी रहेगी कि हम हर दुख में से भी अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू कर देंगे, और हम इनका एटीट्यूड एक ही होगा कि मोदी जी की इमेज चमकानी है। आपने फोटोशॉट देख लिया जो वहां पर भी हुए, वो गए वहां पे भी मोदी मोदी हो रहा है। उनको दुख का पता ही नहीं कि जो जिनके मर गए उनकी मानसिकता क्या होगी। तो ये एटीट्यूड जब तक हम लोग उसका रिप्लाई नहीं देंगे, जब तक पब्लिक सामने आके खुलेगी नहीं। अभी जैसे इन्होंने बताया, वो मेरे को बड़ा ताज्जुब लग रहा है कि साक्षी मलिक नहीं जाएंगी धरने में। तो इनको डिवाइड एंड रूल, या किसी को डरा दो या किसी को धमका दो, ये सिस्टम तो गुजरात में बहुत सालों से चल रही थी, और वो क्योंकि सक्सेसफुल थी इसलिए वो लेके गुजरात मॉडल दिल्ली चले गए। अब देखते हैं वो कितना सक्सेसफुल होता। बहुत ही अफसोसनाक है। लेकिन इस बीच में मुझे एक घटनाक्रम याद आ रहा है, जब राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने उनसे कुछ महिलाओं ने अपनी यौन शोषण की बात कही थी, तो दिल्ली पुलिस उनसे घंटों पूछताछ करने के लिए पहुंच गई, और 1-2 दिन नहीं बल्कि 5-6 दिन तक पूछताछ हुई। और अब वही दिल्ली पुलिस जो है वहाँ पर धरना देना पड़ रहा है कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। तो ये ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो साफ दर्शाती है, और जनता को भी पता है कि किसके इशारे पर ये कंट्रोल तरीके से, नियंत्रित तरीके से ये एजेंसियां काम कर रही हैं। लेकिन इसके बाद भी जो जनता है, मुझे लगता है कि ज्यादा जागरूकता नहीं आ पा रही। गुंजन सर, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि 2024 भी अब जिस तरह से हम चुनाव के समय में प्रवेश कर रहे हैं या फिर आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी चिंताएं हमें खुलकर इन पर बात करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये नेहा कि अक्सर कहते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, मौतों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो राजनीति किस चीज पे होनी चाहिए और क्यों नहीं राजनीति होनी चाहिए? अगर आपकी लापरवाही है और आप गद्दी पर हैं, आप राज कर रहे हैं, तो आपसे सवाल करना राजनीति है तो है। क्या कहा जा सकता है, यह राजनीति है। अगर आप सत्ता नशीन है, गद्दी नशीन है, तो आपसे पूछा जाएगा ये कि भाई ये घटनाएं ऐसी क्यों हो रही हैं और रोल क्या है हमारा।
आपने अभी बहुत बढ़िया उदाहरण जो दिया कि वो राजीव गांधी के कहने पर दिल्ली पुलिस पूछताछ करने पहुंच गई थी। जी। या दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण सिंह से पूछताछ क्यों नहीं कर पा रही है? और उनकी बिहाफ में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, यह 6 महीने करीब करीब और चले हैं इसके। तो खबर भी ये आया है कि कल इनकी मुलाकात साक्षी जोशी और विनेश वगैरह की 3 जो मुख्य चेहरे हैं, उनकी मुलाकात हो गई बजरंग पुनिया की इनसे, अमित शाह जी से। जी। अमित शाह से मुलाकात के बाद ये खबर आने लगी कि ये तीनों से हट गए और उन्होंने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली वगैरह। फिर बाद में साक्षी मलिक का एक ट्वीट आया कि वो आंदोलन से नहीं हटी हैं, वो अपनी नौकरी ज्वाइन की है, लेकिन आंदोलन सत्याग्रह चलता रहेगा। जी। तो अब आप ये देखिए कि ये इस तरह का केस है, दोनों पैरेलल है, साथ साथ चल सकते हैं। तीसरा आप देखिए जो गिरीश साहब ने कहा, बहुत बढ़िया रेफरेंस उन्होंने दिया कि हम लोग बिल्कुल भूल चुके हैं कि कोरोना से कितने लाख लोग मरे, लाख, 1, 2, 3 हजार 100 नहीं, लाखों लोग मरे। क्या जांच पड़ताल की, क्या हुआ? ऑक्सीजन देश में नहीं था और कहा गया कि है, कुछ है, बिना ऑक्सीजन में कोई नहीं मरा। तो जहां बिल्कुल झूठ पर सब कुछ आमाता हो और सारा झूठ, छिपाने की जरूरत नहीं। जी, बिल्कुल। इसमें आप क्या कर सकते हैं? जी, धन्यवाद करना चाहूँगी, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुंजन सर, आपका भी, और गिरीश सर आपका भी, कि आपने इतनी स्पष्टता से और इतनी गंभीरता से कुछ बातें हमें और हमारे दर्शकों के सामने रखी हैं कि लोगों को ज़रूर इन बातों पर गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि भारत में आखिर किस तरह के सरकार या फिर किस तरह के समाज की संरचना की जा रही है। क्यों जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो खुलकर इन समस्याओं पर बातचीत नहीं करते। अगर इतना भीषण एक रेल हादसा हो गया है तो जवाबदेही क्यों किसी की तय की नहीं जा रही है, या फिर किस तरह की जांच की जाएगी? आखिर सीबीआई जांच की बात रेल मंत्री क्यों कर रहे हैं? आखिर इसका क्या औचित्य है? रेल में जो कर्मचारियों के लाखों पद खाली हैं, आखिर उसकी भर्ती नहीं हो रही तो उसका जवाबदेह कौन है? अगर पटरियों का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है या फिर इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है तो उस रिपोर्ट पर अमल करने वाला कौन है, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि बार बार उठाने होंगे, तभी जाकर किसी न किसी की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आज स्ट्रेट टॉक में बस इतना ही। फीडबैक देना ना भूले info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपके ईमेल्स का इंतजार रहता है। अपना ख्याल रखिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।